नमस्कार साथियों, हिंदुस्तान समाचार में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ खास मुलाकात में मौजूद है जनता कैबिनेट पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे जी। मुद्दों को लेकर बात करेंगे इनसे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान समाचार में। हम जानना चाहेंगे, हरिद्वार लोकसभा सीट पर आपने चुनावी बिगुल पर अपनी ताल ठोकी है, तो कई प्रतिद्वंदी यहाँ पर कई बड़े बड़े नेता हैं, तो क्या सोचकर आपने आखिर हरिद्वार लोकसभा सीट पर अपनी ताल ठोकी और क्या कहना चाहेंगे यहाँ की जनता को लेकर? क्या सोच के? ये मेरा उत्तराखंड है और इसमें सोचने की क्या बात है। और यहाँ मैं किसान की बेटी हूँ और यहाँ किसान ज़्यादा हैं और बेरोज़गार बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा त्राई हरिद्वार क्षेत्र के अंदर है। तो मैंने सोचा यहाँ के जो सांसद महोदय हैं 10-10 साल हो गए, लोग बहुत शिकायतें करते हैं, कोई उनका पत्थर कहीं नहीं लगा, क्षेत्र में नहीं जाते हैं। अब तो अभी मैं क्षेत्र में आई हूँ 1 साल 3 महीने से, तो ये अब दिख रहे हैं, वरना चुनाव से 3 महीने पहले आते हैं और उसके बाद मोदी के नाम पर जीत जाते हैं। तो अब इस बार नहीं होने वाला, इस बार घर घर बेटी होगा, घर घर दीदी होगा और हो रहा है। आज जिस तरह से मैं काम कर रही हूँ, आपने देखा होगा, हाँ, हर गांव तक मैं नहीं पहुँच पा रही हूँ। जो मेन मुद्दे सड़कों के हैं, ट्रांसफार्मर के हैं, जैसे भगवानपुर चंदनपुर में 20 दिन से लाइट नहीं थी, मैंने ट्रांसफार्मर 6 घंटे खड़ी रही मैं वहाँ। एसडीओ बुला के लाइनमैन को पानी में डाल के मैंने लाइट चालू कराई 20 दिन बाद। बिजौली में खंभे टिकाए और ऐसी बूढ़ाहेड़ी के अंदर ट्रांसफार्मर बदलवाया और इसी तरह झबरेड़ा में एक रोड का उद्घाटन कराया। इसी तरह जुरासिक पुल पर मैंने एक्शन को फ़ोन करके तत्कालीन प्रभाव से, अभी कल परसों फिर शिकायत आई कि रास्ता दोबारा से बारिश आई बंद हो गया। तो मैं काम कर रही हूँ और जगह जगह आपने देखा होगा पतंजलि के सामने सड़क टूटी थी, मैंने एआईजी को बुला के काम शुरू करा दिया। क्या मानते हैं कि भाजपा की सरकार है तो भाजपा के जनप्रतिनिधि भी हैं, तो उनके द्वारा कोई क्षेत्र में काम नहीं कराया जाए जो आपको उतारना पड़ा है जनता की? अब वो तो जनता बता रही है, मैं किसी की शिकायत नहीं करूँगी, सब मेरे बड़े भाई लोग हैं और मैं कुछ नहीं कहूँगी। जनता को सब पता है और बताते हैं लोग, जब मुझको फ़ोन कर रहे हैं। आज मेरे को 150 फ़ोन मैं रोज़ के नोट करते हैं लड़के, मेरे 2-3 मोबाइल पे आते हैं, 100-150 तमाम हर जगह से समस्याएं हैं हर तरह की। कहीं अब शहरों में देख लीजिए, नाले बंद पड़े हैं और तालाब बने हुए, 5-5 फीट पानी है शहरों के अंदर, गांव डूब गए, किसान की खेतियां डूब गई। अब आप देखिए, पुल आप निर्माण करते हैं, हर साल आपके पुल टूटते हैं। कमीशन अगर 30-40% जाएगी तो पुल तो टूटने ही टूटने हैं। तो ये आपदा, दैविक आपदा कम, ये नेता निर्मित, अधिकारी निर्मित आपदा ज़्यादा है, क्योंकि अधिकारियों ने लापरवाही की है। आप मुझे बताइए, इतनी सी लेयर है, आप नाले नहीं बना रहे हो। अभी एक ने किसी ने कहा सीमेंट नाले में तो सीमेंट लगेगा ना, सड़क बना रहे हैं, नालियाँ नहीं है निकासी की, तो गांव के अंदर तो घुसना ही घुसना, शहर घुसना ही घुसना है। और इतनी पपड़ी, मतलब बताइए, उसमें न 2020 है, न आरबीएम ठीक है, न कोलतार उसमें ढंग का है, इतनी सी लेयर नीचे मिट्टी, वो तो उखड़नी है। भ्रष्टाचार की भेंट तो इस उत्तराखंड चढ़ गया। अब कैसे बचाया जाएगा? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। पहले मैं एक लोकसभा, आज आप लोग के आशीर्वाद से जो जनता मुझे अभी तक हर किसी ने यही गारंटी दी है कि अब 200% जीत रही है। तो मैं धन्यवाद करूँगी जो लोग मुझे इस तरह का प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, जो लोग मुझे बुला रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ समस्त लोगों को कि मैं अकेली, अभी मेरे पास संगठन नहीं है इतना बड़ा, क्योंकि संगठन जोड़ रही हूँ। अभी 8000 नंबर आए हैं और अभी मैं कई कामों में बिजी हूँ। और अभी जैसे आईडीपीएल की बात करें, जैसे कि 1200 परिवारों को समस्या थी, जिसको लेकर लगातार आप संघर्ष कर रही थी, उसमें कुछ निष्कर्ष निकल गया है, सुनने में आया। आपने देखा होगा 1200 परिवार जो बेघर हो रहे थे, इन्होंने घर तोड़ रहे थे। मैं यहाँ से रुड़की से भाग के गई ऋषिकेश, तब तक 6-7 घर टूट चुके थे और उसके बाद मैंने रोकी, मशीन वापस कराई, अधिकारियों को वापस भेजा। कम से कम 200-250 पुलिस थी, फॉरेस्ट पुलिस थी, नॉर्मल पुलिस थी, अधिकारी थे, फॉरेस्ट अधिकारी थे। उसके बाद मैंने कहा प्रशासन से हम बात करेंगे, शासन से बात करेंगे, वो चले गए। उसके बाद कोर्ट से अब स्टे हो गया है, अब टेम्प्रेरी रिलीफ मिल चुका है, रिलीफ मिल गया और उस दिन टूटना भी बंद हो गया और लोगों ने बहुत धन्यवाद भी करा। बहुत सारी महिलाएं इमोशनल हो गई थी, आंसू बहा रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ और आप मेरे माँ बाप समान हैं और सब 80+ हैं, मेरे माँ बाप की उम्र के हैं, जिनके बच्चे बाहर हैं और जो बच्चों के साथ नहीं जा सकते, जिन्होंने पूरा जीवन उत्तराखंड में दिया हो, 55 साल से जो रह रहे हो, तो वो लोग आज कैसे 80+ लोग कैसे अपने बच्चों के साथ चले जाएंगे। और कई महिलाओं का कहना था मैं विडो हूँ, कई महिलाएं उसमें विडो हैं, कई उसमें बुजुर्ग दंपति हैं, तो बड़ा दर्दनाक सीन था वहाँ का। तो इसलिए मैं भावना हूँ और मेरी भावना उत्तराखंड के लोगों के लिए है,
तो इसलिए मैं 1 हफ्ता लगातार वहाँ रही। अब मैं किसानों के लिए आवाज़। शेड्यूल के लिए भी आपने कहीं ना कहीं बताया कि शेड्यूल की मांग आपके द्वारा की गई थी, इसके लिए भी आप लगातार संघर्षरत थी। तो कहाँ शेड्यूल की मांग आप कर रही हैं और क्या उस पर मांग नहीं कर रही हूँ, सरकार के बस की एक किसान को 4 गुना पैसा देना इनके बस की नहीं है। मैं निजी शेड्यूल ला रही हूँ, जो अपने इन्वेस्टर ला रही हूँ। अभी मेरा एक शेड्यूल लगभग हमारे एमडी से मीटिंग हो चुकी है और जिसकी ज़मीन है उससे मीटिंग हो गई। हैदराबाद की कंपनी है, उसने कल मुझे फाइनल कर दिया और मंगलवार को हमारा एमओयू हो जाएगा और मंगलवार को वो आने वाले हैं। वो मंडे को आ जाएंगे हैदराबाद से मंगलवार को आएंगे, यहाँ एमओयू हो जाएगा। उन्होंने कल शाम को मेरे को लक्सर प्रहलादपुर शेड्यूल फाइनल कर दिया और उसी की मैं बहुत बहुत बधाई भी देना चाहती हूँ और मेरे जो इन्वेस्टर हैं और साथ में जनता को कहना चाहती हूँ, आपके लिए एक सूरज की नई किरण जो एनडी तिवारी जी ने शेड्यूल लाए थे, उस समय 4 टाइम का मुआवजा नहीं देना पड़ रहा था और आज सरकार ज़मीन खरीद नहीं सकती, शेड्यूल नहीं बना सकती। इसलिए इन्होंने एक प्रावधान किया है, यूपी की तर्ज पर एक पॉलिसी बनाई है कि निजी शेड्यूल की स्थापना धामी ने करी है। उसी के तर्ज पे उसी पे मैं निजी शेड्यूल 4 ला रही हूँ यहाँ पर। अभी 1 मेरा फाइनल हो गया, 3 अभी बाकी हैं। आखिरी सवाल रहेगा मेरा, उत्तराखंड की बेटी आपके लगातार होल्डिंग पूरे शहर में, पूरे क्षेत्र में, जिला हरिद्वार में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक सोशल मीडिया पर हाल में एक आइडिया आपकी वायरल हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि आप दिल्ली निवासी हैं। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों का संशय थोड़ा दूर करें। आप सोचिए, आज 40 लाख उत्तराखंड का बाहर है, तो उनका आधार कार्ड भी तो वहीं का है ना। जब मैं 90 में दशक में दिल्ली में चली गई, 94 में मैंने दिल्ली में आंदोलन किया, तो आधार कार्ड तो बना जब मैं दिल्ली थी। अब आधार कार्ड का एड्रेस नहीं बदला। वोटर मेरा 2 साल पहले देहरादून का है, मकान मैं देहरादून में खरीद चुकी हूँ 2 साल पहले, और अभी मैं हरिद्वार में मकान खरीद चुकी हूँ। अब वो आधार कार्ड की आईडी नहीं बदली, टाइम नहीं मिला और ये नहीं बदली, वो भी बदल जाएगी। भाई मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, काली कुमाऊनी हूँ मैं। हमारे यहाँ कहते हैं काली कुमाऊँ, जो नदी के पल्ली होते थे चंपावत में। आज भी अगर आपने देखा कुमाऊनी हूँ मैं। और मेरे दादाजी चंपावत के थे, जहाँ धामी की विधानसभा सिमल्टा गांव मेरा था दादाजी का। और मेरे फादर लोग उस समय पहाड़ों में चले गए बागेश्वर। मेरे फादर बागेश्वर में पैदा हुए और उनकी शादी वहीं हुई। हम 2 भाई बहन बागेश्वर में पैदा हुए और मेरा जन्म स्थान नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है। मैं पहाड़न हूँ भाई, पहाड़न। उत्तराखंड साजिश के तहत वो तो साजिश करने दो। कभी मुकदमा दर्ज कराते 500 रुपये नहीं दिए और जो लाखों रुपए होर्डिंग के दे रहा है। कोई कहता है मैं दिल्ली की बेटी हूँ, अरे मैं तो हिंदुस्तान की बेटी हूँ। जब मोदी जी गुजरात से आके हरिद्वार लड़ सकते तो मैं क्यों नहीं लड़ सकती? अगर मान लिया आपके कहना अनुसार मैं दिल्ली की भी बेटी हूँ तो मैं क्यों नहीं लड़ सकती चुनाव? और मैं तो उत्तराखंड की बेटी हूँ और मैं कुमाऊनी हूँ भाई, पहाड़न हूँ, पहाड़न। यह मौजूद थे हमारे साथ जेसीपी राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे जी। कई मुद्दों पर इनसे बात हुई है जिसको लेकर खुलकर मैडम ने कहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव लड़ा जाएगा और क्षेत्र की जो जनता है, हरिद्वार जिले की जनता है, खुलकर उनके साथ है और उनके क्षेत्र सुख दुख में भी लगातार शामिल हो रही हैं। प्रिंस शर्मा, हिंदुस्तान समाचार, रुड़की। देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार, क्योंकि सच देखता है हिंदुस्तान।